क्या पुतिन यूक्रेन के सरेंडर के बहाने कोई और ख्वाब देख रहे हैं? आखिर केजीबी का ये टफ एजेंट चाहता क्या है? क्या पुतिन एक बार फिर रूस की विस्तारवादी नीति पर चल रहे हैं? क्या वो वापस सोवियत रूस बनाकर नेटो और अमेरिका को चुनौती देना चाहते हैं? 1991 में सोवियत रूस से अलग हो चुके देश साफ कह रहे हैं पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे। जंग जोर पकड़ती जा रही है, शांति की उम्मीद घटती जा रही है, यूक्रेन पर पुतिन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, जेलेंस्की की मुश्किल बढ़ती जा रही है। सवाल है कि व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या हैं? क्या पुतिन का असली टारगेट यूक्रेन ही है? क्या पुतिन यूक्रेन के सरेंडर पर मान जाएंगे या पुतिन का असल निशाना कुछ और है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के जानकार पुतिन की मंशा को शक की निगाह से देख रहे हैं। दरअसल पुतिन रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट रहे हैं। एक दौर में केजीबी इतनी ताकतवर थी कि अमेरिका और पूरे पश्चिम से अकेले टक्कर लेती थी। पुतिन ने सोवियत संघ का दौर देखा है, जब सोवियत रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश था। पुतिन ने अपनी आंखों से सोवियत संघ का पतन भी देखा। उसके बाद पुतिन राजनीति में उतरे। पुतिन सोवियत रूस के जमाने का वैभव वापस लाना चाहते हैं। यह वैभव तभी वापस लौटेगा जब सोवियत रूस किसी शक्ल में जिंदा हो, अखंड रूस का उनका सपना पूरा हो। पहले यह समझना होगा कि आखिर सोवियत रूस था क्या। यह 15 देशों का एक फेडरेशन था, जिसे रूसी जबान में सोवियत्स्की सोयूज और अंग्रेजी में सोवियत यूनियन कहा गया। यह संघ यूरोप और एशिया के देशों से मिलकर बना था, इसलिए इस पूरे इलाके को यूरेशिया भी कहा गया। सोवियत संघ के बनने की शुरुआत रूसी क्रांति से ही हो गई थी। लेनिन के बाद स्टालिन के दौर में सोवियत और मजबूत हुआ, मगर सोवियत संघ की आधिकारिक तौर पर स्थापना 1922 में हुई। इसमें एक तरफ बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया थे, दूसरी ओर सेंट्रल एशिया के देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। पूर्वी यूरोप के देश बेलारूस, मालदोवा और यूक्रेन थे। ट्रांस काकेशिया के देश आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया थे, और इन सब में सबसे बड़ा देश रूस था। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पुतिन को आज भी इस बात का मलाल रहता है कि उनकी 40% आबादी और तकरीबन इतना ही औद्योगिक संसाधन उनसे छिन गया। पुतिन अपना ये मलाल छिपाते भी नहीं, जाहिर कर देते हैं। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, रूस के लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे मालूम होना चाहिए कि रूस और ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जैसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया है। हम किसी भी नतीजे के लिए इस वक्त तैयार हैं। मगर सवाल यह है कि पुतिन ने अपना निशाना यूक्रेन को ही क्यों बनाया? क्रीमिया को वो पहले ही यूक्रेन से छीनकर अपने में मिला चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव का लंबा इतिहास है। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब भी रूसी इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा दोनबास को रूस में मिलाने का हिमायती था। इस इलाके में रूसी बोलने वाले लोग हैं और यह इलाका रूस से लगा हुआ है। 1991 में तो यह नहीं हो सका, मगर पुतिन ने 2022 में दोनबास के दोनों राज्यों को अलग क्षेत्र की मान्यता दे दी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह क्रीमिया के सांसदों ने रूस के साथ जाने का फैसला किया, जल्द ही दोनबास के लोग भी ये फैसला कर सकते हैं। अगर आप वहां के एडमिनिस्ट्रेटर की जबान देखें तो वो यही कहती है।
были organizованы. हमने कुछ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग लोगों को पहले निकाला। हमने स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया, उनका टाइम टेबल सेट किया। लोगों ने जहां जाना था खुद अपनी मंजिल तय की। जो लोग रूस जाना चाहते थे हमने उन्हें रूस के लिए निकाल दिया। जो लोग दोनेत्स्क में ही सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते थे उन्हें अस्थायी निर्माण में वहां भेज दिया गया। Они разместились на территории Донецкой Народной Республики. मगर जिस सोवियत संघ को तोड़ने में अमेरिका ने तमाम साजिशें की, क्या आज वो ऐसा होने देगा? पुतिन की यूक्रेन पर चढ़ाई का सबसे बड़ा तर्क यही था कि नाटो उसकी सीमाओं तक चढ़कर न आए। नाटो के गठन के वक्त उसके सदस्य देशों की संख्या मात्र 12 थी। आज नाटो देशों की संख्या 30 के करीब है। इसके अलावा नॉन नाटो एलाइज भी हैं। सोवियत संघ ने इसी के जवाब में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ वार्सा पैक्ट किया, मगर सोवियत संघ के पतन के बाद वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। सोवियत संघ से अलग हुए कुछ देशों ने भी नाटो की सदस्यता ले ली। यूक्रेन भी इसी तैयारी में था, मगर पुतिन को यह रास नहीं आया। अब अमेरिका उन देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ माहौल बना रहा है। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यहां तक कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं रहा, इसलिए हमें सुरक्षा और बढ़ानी होगी, वरना इसके लिए बहुत देर हो जाएगी। पुतिन यूक्रेन में ही नहीं रुकेंगे, उनको रोका नहीं जा पाएगा। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि यूक्रेन के बहादुर लोगों को हर तरह से मदद करें। अगर मैं कह रहा हूं कि हर तरह से, तो इसका मतलब है हर तरह से। अगर हमें तीसरा विश्व युद्ध रोकना है तो करना होगा। अब चुनाव हमें ही करना है। जहां तक इसका सवाल है, जहां आप इशारा कर रहे हैं, तो हमें एकजुटता तो दिखानी है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि हम सोचें। कुछ मामलों में दोबारा विचार करना जरूरी होता है कि नाटो के जरिए हम किस तरह अपनी सुरक्षा करें। पार्टनरशिप में हमें ये करना ही होगा। ये काम किया जा रहा है और किया जाएगा, मगर इस बीच हमें यूक्रेन में अपने दोस्तों को इस आक्रामकता के खिलाफ सपोर्ट भी करना है। रूस पर दबाव बनाना है कि वो इस आक्रामक जंग को रोके। नाटो देशों की मजबूरी है कि वो रूस के खिलाफ अपनी सेना नहीं उतार सकते, मगर वो आशंकाओं के मद्देनजर हथियारों से मदद कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में खबर है कि नाटो ने 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को मुहैया कराई हैं। यह आपूर्ति भी 1 हफ्ते से कम समय में कीव को भेजी गई है। मगर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को छोड़ दें तो पोलैंड और रोमानिया ने युद्ध में यूक्रेन की मदद से इनकार कर दिया है, क्योंकि रूस की खुली धमकी है कि जिस देश ने भी हथियारों से यूक्रेन की कोई मदद की उसे युद्ध में शामिल माना जाएगा। रूस इस जंग में इतना बेधड़क होकर आगे बढ़ रहा है तो उसकी भी एक वजह है। चीन जैसे देश इस मामले में दबाव नहीं बना रहे, बल्कि शांति की औपचारिक बातें ही कर रहे हैं। क्योंकि जंग परोक्ष रूप से नाटो के खिलाफ है, तो चीन अपना स्कोर भी सेटल कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।